अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर पार्ट 1 का चैप्टर 8। चैप्टर 7 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो एनीवे, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहें। First of all, human resources of a country include the total labor supply along with their education, training, experience, discipline and motivations for work। अब सम टाइम आपसे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या, तो इसमें आपने बताना है इसमें वो तमाम लेबर आ जाती है, ठीक है, जिसको हम सप्लाई करते हैं विद एजुकेशन। उसके पास एजुकेशन हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है और मोटिवेशन होती है उसके वर्क करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लेबर क्या है। लेबर मीन्स फिजिकल और मेंटल वर्क अंडरटेकन फॉर मॉनिटरी रिवार्ड। कि लेबर का मतलब ये होता है कि जिस्मानी या फिर दिमागी तौर पर हम जो भी काम सर अंजाम देते हैं या सर अंजाम देना चाह रहे होते हैं कुछ मॉनिटरी रिवार्ड्स के लिए, मनी के लिए, उसको हम लेबर कह देते हैं, ठीक है। इन दिस वे नॉट ओनली द वर्क ऑफ अ फार्मर और a factory worker, a surgeon and a driver is included in labor, but also the work performed by a teacher, lawyer, TV artist, officer, clerk। ठीक है, कि सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्जन या ड्राइवर या फिर मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर आप कह सकते हैं, फार्मर कह सकते हैं, सिर्फ वही लेबर का पार्ट नहीं है, बल्कि एक टीचर, लॉयर, टीवी आर्टिस्ट वगैरह भी लेबर का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी अपनी फिजिकल या फिर मेंटली सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसके बाद policeman, journalist also called labor। okay, just a construction worker provide labor, so does a college professor, a physician, the professor produce educational services and doctor produce medical services। वही बात अगेन रिपीट है। a manual or mental activity which is undertaken for pleasure or personal happiness is not labor। ठीक है, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो लेबर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को पढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी का काम कर देते हैं, उस पर आपको कोई मॉनिटरी रिवार्ड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्निंग अप ऑफ चिल्ड्रन बाय द मदर। एक चिल्ड्रन जो बच्चों को मतलब ब्रिंगिंग अप, सॉरी बर्निंग नहीं है, वर्ड मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक मदर जो सी है वो चिल्ड्रन की परवरिश करती है, तो इसका ये मतलब नहीं है सेल्फ गार्डिंग एंड सिंगिंग एज अ हॉबी इज़ नॉट ट्रीटेड एज लेबर। ठीक है, कि अगर वो उनको मतलब उनकी तरबियत करती है, उनको सिंगिंग मतलब टाइप हॉबी जो भी है उसकी, ठीक है, वो ट्रेन करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेबर है, ठीक है, ये उसका काम है, उसने करना ही करना है, कंपलसरी है दुनिया में एक फ़ीमेल को, मतलब ये काम उसी के साथ जोड़ा गया, ठीक है, कि उसने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेबर है। द एक्ट ऑफ बिंगिंग इज़ नॉट ऑल्सो अ लेबर, सॉरी अगेन, ये असल में थोड़ा सा ब्लर है जिसकी वजह से वर्डिंग मिस्टेक हो जाती है, बैगिंग है वर्ड, ठीक है। सिंस द बैगर डज नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल आर विलिंग टू बाय, वी कैन डिफाइन लेबर फॉर्मली एज। ठीक है, वो कहता है कि जो बैगिंग, जो मांगने वाले होते हैं, वो भी लेबर का पार्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कोई अपना मतलब काम सर अंजाम नहीं दे रहे होते, ठीक है, या उसके लिए पे नहीं कर रहे होते। लेबर मीन्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड विच आर अंडरटेकन फॉर मटीरियल रिवार्ड। वो ऊपर वाली डेफिनेशन है कि लेबर का मतलब होता है कोई भी मेंटली या फिजिकली ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जो आपको बेसिकली मटीरियल रिवार्ड, ठीक है, जिसके बदले में आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लेबर की, ठीक है। लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अदर फैक्टर इन मैनी रिस्पेक्ट, इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स। के लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से किस तरह डिफरेंट है इसको हम देख लेते हैं। लेबर इज़ पेरिशेबल मोर देन द अदर फैक्टर्स। ठीक है, कि लेबर जो सी है वो पेरिशेबल होती है अदर फैक्टर की निस्बत। किस तरह? लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड और पोस्टपोन्ड, कि लेबर को बेसिकली हम स्टोर नहीं कर सकते। अब पेरिशेबल गुड्स की हमने बात की थी, ठीक है, ऐसी जो जल्दी गल सड़ जाती हैं जिसको हम स्टॉक नहीं कर सकते। इसी तरह लेबर भी वो कहता है पेरिशेबल ही मतलब गुड आप कह लें या फिर फैक्टर कह लें, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको हम स्टोर नहीं कर सकते या पोस्टपोन नहीं कर सकते। इफ़ सम वर्किंग टाइम इज़ लॉस्ट इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अगर उसका कुछ टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर वो उसमें काम नहीं कर रहा तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसका लॉस हो रहा है, सही है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। दिस लिमिटेशन कीप द वर्कर्स अंडर कॉन्स्टेंट फियर दैट दे मे नॉट बिकम जॉबलेस इवन फॉर अ सिंगल डे। तो इस लिमिटेशन को वो कहता है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फियर है। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन के लिए भी वो काम नहीं करता तो वो उसका लॉस होगा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर।
अब लैंड होगी, ज़मीन होगी या कैपिटल मशीनरी वगैरह होगी, ठीक है, वो ओनर से एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। दे कैन अर्न इनकम फॉर द ओनर इवन इफ़ ही इज़ फार अवे। अगर वो उसको लैंड को किराए पे दे देता है या मशीनरी को किराए पे दे देता है तब भी वो वहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल यूज़ करके। द लैंड और बस इज़ इन यूज़ एज मुल्तान वाइल द ओनर में भी इन इस्लामाबाद। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ओनर है वो इस्लामाबाद में बैठा है लेकिन उसने अपनी लैंड, ज़मीन या फिर जो भी कैपिटल है वो मुल्तान में दिया हुआ है, तब भी उसको वहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन लेबर के लिए ये सिचुएशन है, अ ड्राइवर इन ऑर्डर टू डू द वर्क ऑफ ड्राइविंग एट अ बस हैज़ टू प्रेजेंट देयर, ठीक है, कि लेबर की ये एक सिचुएशन या लिमिटेशन है कि जहाँ पर उसने काम करना है उसको वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये अदर फैक्टर से डिफरेंट है। लेस मोबाइल लेबर जनरली इज़ लेस मोबाइल दैन कैपिटल, ठीक है, लेबर लेस मोबाइल होता है कैपिटल की निस्बत। किस तरह, लेबर डू नॉट रेडिली शिफ्ट प्लेसेस, ठीक है, चेंज ऑफ प्रोफेशन इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट। लेबर के लिए ये मुश्किल होता है कि वो अपनी शिफ्ट चेंज करे, ठीक है, और उसके अलावा उसका जो प्रोफेशन है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ ईजी टू बाय अ टैक्सी फ्राम कराची एंड यूज़ इट इन इस्लामाबाद। ये बहुत आसान है कि हम कराची से टैक्सी परचेज़ कर लें और इस्लामाबाद में उसको यूज़ कर लें। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ टैक्सी ड्राइवर एग्री टू शिफ्ट इस्लामाबाद। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर को मतलब उसको फोर्स करना, ठीक है, उसको राज़ी करना कि आप इस्लामाबाद मतलब शिफ्ट हों और वहाँ पर कार चलाएँ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वीक बारगेनिंग पावर, सिंस लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड द लेबर डज नॉट वांट टू गो अनएम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते और जो लेबर है वो ये नहीं चाहती कि वो बेरोज़गार रहें। सो कंपेयर टू द एम्प्लॉयर हिज पोजीशन टू सेटल द टर्म्स ऑफ वर्कर इज़ वीक, ठीक है। तो एक जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, अच्छा इस सेंटेंस को ना आप आगे समझिएगा, वहाँ से समझ आएगी आप ही। मोर एवल जनरली द वर्कर्स आर पुअरर दैन द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं ना वो बेसिकली पुअर होते हैं एम्प्लॉयर की निस्बत। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर वो होता है जो बेसिकली ज़्यादा अप पोजीशन पे होता है, जो दूसरों को हायर करता है, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा पुअर होते हैं, ठीक है, ये छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। दे हैव नो रिजर्व वेल्थ, उनके पास कोई रिजर्व वेल्थ नहीं होती। दिहाड़ीदार मजदूर की आप बात इसमें कर सकते हैं। सो दे आर इन अर्जेंट नीड टू अर्न समथिंग, उन्हें एक अर्जेंट जॉब चाहिए होती है, ठीक है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ड्यू टू दिस वीकनेस ऑफ लेबर द एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट दैम एंड पे लोअर वेज, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्हें पता है कि लेबर ने काम करना ही करना है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है काम ना करने वाली। वो क्या करते हैं कि उनको फिर थोड़ी वेज पे कर देते हैं और लेबर फिर उस पर भी काम करना स्टार्ट कर देती है। सही हो गया। अब ऊपर वाली लाइन पे आ जाता है। सो कंपेयर टू द एम्प्लॉयर हिज पोजीशन टू सेटल द टर्म्स ऑफ वर्क इज़ वीक। तो एक एम्प्लॉयर को अगर देखा जाए तो वो जो लेबर के लिए पोजीशन सेट करते हैं वो बेसिकली वीक होती हैं। लेबर इज़ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ मशीन, लेबर जो सी है वो ह्यूमन बीइंग है, ज़ाहिर बात है वो मशीन की तरह 24 घंटे काम नहीं कर सकती, ठीक है, मशीन की कोई फीलिंग्स हैबिट नहीं होती। अ वर्कर बीइंग अ लिविंग पर्सन नीड रेस्ट एंड रिक्रिएशन, तो जो एक वर्कर है उसे रेस्ट भी चाहिए होता है तब वो अगले दिन काम कर पाता है, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर ना ट्रीट किया जाए तो वो बेसिकली ही रिफ्यूज़ टू वर्क और डेलिबरेटली टू डू समथिंग डैमेजिंग, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, अपना जो मेंटली प्रेशर है वो किस चीज़ पे निकाल देता है, ठीक है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो ये बेसिकली इसमें है कि उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए और उसको टाइम के साथ साथ बोनस भी दिया जाए। डिफरेंस इन वर्क एफिशिएंसी, अब जाहिर बात है हर पर्सन का मेंटल लेवल सेम नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट लेबर है, उनके पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है, कोई ज़्यादा काम कर लेता है, कोई कम काम कर लेता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी उनकी चेंज होती रहती है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम लेबर की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि मतलब एक लेबर जो उनसे है उस पर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आ रही है। Unlike machines, it is difficult to calculate the cost of production of labor, ठीक है। Suppose a doctor with 17 year of education, 10 year of experience examine a patient for a few minutes and charge 1000 rupees. We cannot say that what is the cost the doctor to provide 10-minute medical advice, ठीक है। कि for example एक डॉक्टर है, वो उसके पास 17 year education है, ठीक है, और 10 ईयर एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन वो 10 मिनट पेशेंट को देने का ना 1000 चार्ज करता है। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या 10 मिनट उसने जो मेडिकल एडवाइस में पढ़ा था, ठीक है, तो उसने उस टाइम कितनी कॉस्ट पे की थी। सही हो गया। तो इस तरह इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कंपेयर इट विद बाइंग अ चेयर, ठीक है, लेकिन अगर हम एक चेयर की बात करते हैं कि 1000 रुपीज़ हमने उस चेयर के लिए दिए हैं, ठीक है, तो मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेयर पे आई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वुड कितने की आई है, उसको बनाने के चार्जेस कितने के आए हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ मतलब ये भी एंड पे पता चल जाता है कि सेलर ने प्रॉफिट कितना रखा है। सही है। तो जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेयर की है उसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब डॉक्टर की है उसको हम नहीं कर सकते मैयर।
लेबर इज एक्टिव फैक्टर्स, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर वाइल लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव। लेबर जो सी है वो एक्टिव फैक्टर है, लेकिन जो लैंड और कैपिटल है वो पैसिव फैक्टर है। किस तरह? लैंड एंड कैपिटल कैन प्रोवाइड गुड्स ओनली व्हेन सम लेबर इज अप्लाइड, कि लैंड और कैपिटल तब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगी जब हम उस पर लेबर अप्लाई करेंगे। लेबर के बगैर तो कोई चीज़ प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ लेबर इन अ फैक्ट्री इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट दैन मैनेजिंग मशीन्स एंड मटीरियल, ठीक है। तो किसी भी फैक्ट्री में जो लेबर है उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इज़ अ फैक्ट्री इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी मुश्किल नहीं, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है दैन मशीनरी एंड मटीरियल। प्रोडक्टिविटी ऑफ बाथ लैंड कैपिटल डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, की जो प्रोडक्टिविटी है ना बेसिकली लैंड एंड लेबर सॉरी कैपिटल की, ठीक है। इन सिंपल वर्ड के एक लैंड है, सही है, अगर उसको स्किलफुल लेबर के हाथ दे देते हैं आप तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगी, लेकिन ये किसी ऐसे पर्सन को दे देते हैं, ऐसे लेबर को दे देते हैं जिसको पता ही नहीं है, तो वो सारी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है लेबर पर। During 1950-60s, the economists throw out that the rapid economic development of a country, abundance of capital is the most important requirement, but soon they realized that human capital लेबर वाज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि 1950 या 60s में बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल अबंडेंट होना ज़रूरी है, मींस कि ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होना ज़रूरी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर आप लेबर को ट्रेनिंग कर देते हैं, लेबर को अच्छी स्किल्स एजुकेशन दे देते हैं तो लेबर का ज़्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेबर क्रिएट्स कैपिटल, ठीक है। अ लेबर वर्कर्स एंड गेट इनकम, लेबर काम करता है उसको इनकम मिलती है, लेकिन जो इनकम में से वो सेव कर लेता है ना वो फिर फर्दर इन्वेस्ट करता है कैपिटल पे, ठीक है। ही कैन यूज़ द सेव्ड अमाउंट टू अर्न मोर, ज़्यादा अर्न करने के लिए डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल इज़ एक्चुअली एन अकमुलेटेड फ्रॉम लेबर, के कैपिटल जो है वो लेबर की तरफ से आ रहा है। किस तरह? क्योंकि आज के दौर में जो भी मशीन है वो किसी ना किसी लेबर ने ही बनाई है, किसी ना किसी पर्सन ने ही बनाई है पास्ट में, ठीक है, अपनी मेंटल पावर्स के साथ या मसल्स पावर के साथ, ठीक है। तो वो कहता है कि लेबर से हम कैपिटल जनरेट करते हैं। Dual role labor is not only a factor of production, it is also the reason why economic activity take place. Laborer are consumer and buyer of goods as well. ड्यूल रोल ऑफ लेबर, ड्यूल रोल ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि लेबर एट अ टाइम दो काम कर रहा होता है, प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का भी। किस तरह? किसी मार्केट में वो काम करता है, वहाँ पर वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, मीन्स वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर के साथ ही काम कर रहा है, लेकिन वो घर वापस आता है शाम को, वो ही चीज़ें वो परचेज करने चला जाता है, तो वो कंज्यूमर बन जाता है, सही हो गया। इज़ नॉट ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, के लेबर जो है वो सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक रीज़न ये भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो कंज्यूमर भी है और वो बायर भी है। एफिशिएंसी ऑफ लेबर और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ लेबर रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ लेबर। एफिशिएंसी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक लेबर जो है वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, कितनी उसके पास कैपेसिटी है। इफ़ अ लेबर कैन डू मोर और बेटर वर्क देन अदर्स, वी कैन से दिस एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ हायर। दो लेबर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक ज़्यादा काम कर लेता है, दूसरा ज़्यादा नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं जो ज़्यादा काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी मीन्स वन ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? सेविंग ऑफ टाइम, कि आप टाइम सेव कर रहे हो, ये भी एक एफिशिएंसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन चेंजेस द व्हील ऑफ अ कार इन 8 मिनट्स वाइल अदर 10 मिनट्स, ठीक है। एक पर्सन जो है वो कार का टायर कर लो या उसकी व्हील चेंज करने में 8 मिनट लगाता है, लेकिन जो दूसरा वर्कर है वो तकरीबन 10 मिनट लगा लेता है, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो टाइम कम लगाएगा, ठीक है, जिसकी सेविंग ऑफ टाइमिंग ज़्यादा है। प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी गुड्स दैन अदर्स, ठीक है। एक लेबर है वो थोड़ी सी नॉर्मल सी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा है वो बहुत बेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो जिसकी प्रोड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, वो एफिशिएंसी में ज़्यादा अच्छा होगा। यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटीरियल एंड इनपुट, सम टाइम क्या करते हैं लोग, दो लेबर हैं, एक लेबर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको मल्टीपल यूज़ करना नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरा लेबर है वो क्या करता है, वो बेसिकली मतलब थोड़ा रॉ मटीरियल यूज़ करता है, सही हो गया। फॉर एग्जांपल इन सिंपल वर्ड यूँ ले लेते हैं, दो लेबर हैं, एक घर बनाना है, ठीक है। एक जो है वो ज़्यादा सीमेंट यूज़ कर रहा है, लेकिन दूसरा एक नॉर्मल सीमेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। मे बी क्वालिटी का डिफरेंस हो या कोई भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटीरियल यूज़ करे, मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट उसे मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटीरियल, उससे मतलब जो लेबर की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी। फैक्टर इन्फ्लुएंस एफिशिएंसी, वो कौन सी रीजंस है जिससे लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होती है। एफिशिएंसी इन सिंपल वर्ड के उसके काम करने की जो सलाहियत है, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द वर्कर, ये पता नहीं क्या वर्ड है, एंड
आई डोंट नो कि क्या लिखा हुआ है, क्वालिटीज़ इफेक्ट एप्टीट्यूड फॉर द वर्क। ठीक है, कि बेसिकली जो वर्कर्स की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो मतलब एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होती है। हेल्थ एंड फिजिक, ठीक है, अ पर्सन विद गुड मेंटल एंड फिजिक, ठीक है, एक पर्सन जिसके पास गुड मेंटल हेल्थ है, फिजिकल मतलब हेल्दी है, वो भी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो बीमार है वो नहीं कर पाएगा, तो इससे भी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, एक पर्सन है जो ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसका माइंड ज़्यादा चलता है, डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मोटिवेशन, एक पर्सन है, ठीक है, वो जॉब में सेटिस्फेक्शन फील करता है, उसे अपनी सैलरी से सेटिस्फाई है, तो वो मोटिवेट होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन एक वर्कर जिसको महीना तनख्वाह ही आप कम दे रहे हैं, तो उसने क्या काम करना है, ठीक है, वो तो फिर बस टाइम पास करेगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेक द इलिटरेट एंड अनट्रेन्ड वर्कर मोर एफिशिएंट, कि अगर एक पर्सन को ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेशन दी जाए, तो वो ज़्यादा मतलब क्या करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अब ट्रेनिंग मिल चुकी है और वो लिटरेसी में आ चुका है। एक्सपीरियंस इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, अगर एक वर्कर है उसके पास एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। द प्रोवर्ब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेटर हो पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ पर्सन इंजॉय हाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन एक्वायर बेटर मेंटल एंड बॉडी एबिलिटीज़, ठीक है, अगर एक पर्सन का स्टैंडर्ड लेवल नॉर्मल है, ठीक है, उसे कोई टेंशन नहीं है घर की, मतलब एक नॉर्मल सर्कल उसका चल रहा है, तो उससे भी उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन एक वर्कर ऐसा है जिसकी घर के हालात ठीक नहीं है, ठीक है, जो पुअर है, तो उसके लिए फिर डेफिनेटली उसका माइंड काम में लगेगा ही नहीं, उसको हर टाइम टेंशन लगी रहेगी, ठीक है, तो इससे भी इफेक्ट होती है। प्रोडक्टिविटी के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, लिविंग स्टैंडर्ड, बातें वही रिपीट हैं, इसको चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रेफर्स टू द आउटपुट पर वर्कर पर यूनिट ऑफ टाइम, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये आउटपुट होती है पर वर्कर, एक वर्कर की पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। अब उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, एवरेज अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर ऑफ वीक इट इज़ मेजर्ड एट टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्कर, कि बेसिकली एक एवरेज आउटपुट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं एक घंटे के अंदर। अब इसके लिए उन्होंने कुछ नंबर्स मतलब अज्यूम किए हैं, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं इफ़ 100 पीपल ऑफ फैक्ट्री मेक 200 टीवी, सॉरी 2000 टीवी, 100 लोग हैं एक फैक्ट्री के, 2000 टीवी बना रहे हैं, ठीक है, सेट्स मंथली वर्किंग और 8 आवर डेली फॉर 25 डेज, ठीक है, और दिन में वो 8 घंटे काम कर रहे हैं और एक महीने में 25 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी आपने प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेक करनी है, तो इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2000 मतलब टीवी डिवाइडेड बाय 100 पीपल मल्टीप्लाई बाय 25 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर, ठीक है, उसके बाद वो सारा प्रोडक्टिविटी आ गई है। ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इज एजुकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर दैट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है कि एजुकेशन स्किल्स और एक्सपीरियंस वर्कर की है, ठीक है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके जी, उसके बाद है वर्किंग कंडीशन एंड वेज लेवल। वर्किंग इन्वायरमेंट इफेक्ट एफिशिएंसी, वर्किंग इन्वायरमेंट जो सी है वो भी एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है। किस तरह कि अगर वर्क प्लेस काम है, क्वाइट है, ठीक है, वेंटिलेशन है, ठीक है, वहाँ पर रिफ्रेशमेंट है, रेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली लेबर अच्छे से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर आपको सारा दिन धुएं में गुजारना पड़ता है, स्मोक है, तो वहाँ पर आपकी क्या एफिशिएंसी रह जाएगी, आप अपने लेबर को दिन ब दिन डाउन ही कर रहे हैं उधर से, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, व्हेन वर्कर इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स ऑफ स्टेजेस एंड ईच वर्कर हैज़ टू डू हिज पार्ट ओनली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीज, कि अगर हर वर्कर को उसके काम में स्पेशलाइजेशन दी जाए, ठीक है, या वो एक्सपर्ट हो जाए अपने काम में, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कभी कोई काम दे रहे हैं, कभी कोई काम दे रहे हैं, तो वो फिर एक काम पे भी ग्रिप नहीं हो पाएगी उसकी। मशीन्स एंड क्वालिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, अ वर्कर यूजिंग बेटर इक्विपमेंट एंड एडवांस मशीनरी विल प्रोड्यूस अ ग्रेटर आउटपुट, ठीक है, कोई भी वर्कर है अगर वो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्वालिटी बेटर है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। उसके बाद है क्लाइमेट हॉट एंड, अच्छा ये चैप्टर ना जस्ट थ्योरेटिकल है, इसको आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी करनी है, इसका इतना कोई ख़ास मतलब रोल नहीं है, ठीक है, तो अपने बेशक रिलैक्स होकर इस चैप्टर को आपने करना है, अपनी वर्डिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका गुड है तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर वही बात होगी स्मोक वाली, अगर सारे दिन आप धुएं में गुजार रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होगी। हाई वेज एंड गुड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट एफिशिएंसी, अगर आप एक वर्कर को ज़्यादा वेज दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट में उसकी प्रमोशंस भी हो रही हैं, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
गुड चांसेस ऑफ प्रमोशन, वही बात होगी, प्रमोशंस और होप ऑफ रिवार्ड, बोनस अगर आप उसको दे रहे हैं तो उससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो अच्छे से काम करेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इफ अ सोसाइटी गिव्स मच वेट टू कास्ट, क्रीड एंड सेक्ट सिस्टम, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर विल बी लोअर। अगर ऐसे होता है कि आप मतलब किसी भी फैक्ट्री में किसी वर्कर को हायर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको इस बेस पे नहीं करते कि इसकी कास्ट चेंज है, ठीक है, इसका रिलीजन चेंज है, ठीक है, या फिर इसका मतलब किसी भी हवाले से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसकी बेस पे अगर उसको नहीं रखेंगे तो इससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है वो लो हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस, पीपल होल हार्टेडली ओनली व्हेन द फील सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर देम एंड देयर फैमिलीज, ठीक है, तो कोई भी वर्कर है अगर उसको किसी कंपनी के थ्रू या वैसे नॉर्मली मतलब उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी फील हो रही है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, वरना लोग दूसरे इलाकों में जाके मतलब किसी ऐसी जगह पे काम करने ही नहीं जाएंगे जहाँ पर सुनसान एरिया हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट होगी इससे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन, मतलब कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, कि जो काम देने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं उनका आपस में रिलेशन किस तरह इफेक्ट करता है एफिशिएंसी को। पर्सनल रिलेशन, इफ द एम्प्लॉयर हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद द वर्कर एंड हैज़ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड देयर प्रॉब्लम, द एफिशिएंसी ऑफ लेबर विल बी हायर। कि अगर एक जो मतलब आप बॉस कह लें, ठीक है, बॉस का अपने वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है, और उसको वो अच्छे से ट्रीट करता है तो डेफिनेटली उस वर्कर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डेली बॉस उस पर मेंटली प्रेशर डालेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ट्रेड यूनियन कोऑपरेटिव बिहेवियर विद द एम्प्लॉयर रेज लेबर एफिशिएंसी, ठीक है, ट्रेड यूनियन कोऑपरेटिव बिहेवियर्स, ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या होती है कि जो हम गठजोड़ बना लेते हैं, इन सिंपल वर्ड के 3 या 4 कंपनीज मिलकर जो एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इससे भी क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट बहुत वास्ट है, कंपनी का दूसरी कंपनीज के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या होती है कि लेबर को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ लेबर रेफर्स टू द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ लेबर टू चेंज ओवर द न्यू जॉब, न्यू पोजीशन, शिफ्ट। लोग बेसिकली तब मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब लेबर अपने आप को इसलिए दूसरे सिटीज़ कंट्रीज में शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर न्यू जॉब मिल जाएगी, न्यू पोजीशन मिलेगी, डिफरेंट वर्क ऑफ प्लेसेस मिलेगी, ठीक है, विदाउट मच डिफिकल्टी, सही है। टू अचीव हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि अगर आप ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिसोर्सेज को अच्छे वे में यूज़ करना होगा, ठीक है। ग्रेट मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ डिज़ायरेबल, लेबर की जो मोबिलिटी है वो भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर किस तरह मूव कर सकता है? जियोग्राफिकल मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्यूपेशनल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सोशल मोबिलिटी। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। जियोग्राफिकल मोबिलिटी तो सिंपल यही होगा ना कि मूवमेंट ऑफ वर्कर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, फॉर बेटर वेजेस। आप लाहौर में काम कर रहे हैं, आपकी वेज और होगी, आप सरगोदा में काम कर रहे हैं, आपकी वेज और होगी, ठीक है, आप सिंध में काम कर रहे हैं, आपकी वेज और होगी। तो जहाँ आपको ज़्यादा वेज मिलेगी डेफिनेटली आप वो ही प्रेफर करोगे। तो इस तरह मोबिलिटी को उन्होंने जियोग्राफिकल मोबिलिटी एक्सप्लेन किया है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू द चेंजिंग ऑफ profession by a worker to enjoy higher income or better status or more suitable job। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये होती है कि एक लेबर जो है वो पहले कोई और काम कर रहा था लेकिन अब वो बेटर प्रोफेशन के लिए, हायर इनकम के लिए, ठीक है, या मतलब ग्रो अप करने के लिए, ठीक है, अब वो क्या करता है कि अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है, ड्राइवर में बिकम क्लर्क और एन इंजीनियर में बिकम अ बिजनेसमैन। के एक ड्राइवर है वो कोशिश करेगा वो क्लर्क बन जाए और एक इंजीनियर है वो कोशिश करेगा वो बिजनेसमैन बन जाए। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होती है? इट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हैविंग सिमिलर सैलरी और स्टेटस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी वो होती है कि आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आपका जो स्टेटस है, ये सैलरी है, वो सेम रहती है। इफ़ अकाउंटेंट ऑफ अ कॉलेज ज्वाइन द पासपोर्ट ऑफिस इन अ सेम कैपेसिटी इट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है कॉलेज का, ठीक है, वो अगर पासपोर्ट ऑफिस चला जाता है तो वहाँ पर उसको मतलब कॉलेज ज्वाइन द पासपोर्ट ऑफिस टू द सेम कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस में भी उसको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो वो इन सिंपल वर्ड उसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे जहाँ पर आपकी सैलरी और स्टेटस सेम रहता है। वर्टिकल मोबिलिटी थ्रू आउट प्रमोशन, अदरवाइज शिफ्टिंग फ्रॉम अ जूनियर पोजीशन टू सीनियर पोजीशन, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है कि आपको प्रमोशन मिल जाती है, ठीक है, आप पहले क्लर्क थे तो अब आप सीनियर क्लर्क बन जाओगे, सही हो गया, फिर उससे फर्दर आप जो भी स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप की प्रमोशन होती है तो उसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। एक टीचर है वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है, एक स्कूल टीचर है वो लेक्चरार बन जाता है, एक लेक्चरार है वो प्रोफेसर बन जाता है, एक प्रोफेसर है तो वो
बेसिकली क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा डिपार्टमेंट का। तो इस तरह सोशल मोबिलिटी मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास और ग्रुप टू अनदर। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर बिकम बिजनेसमैन और जर्नलिस्ट। जब आप एक सोशल क्लास से दूसरी क्लास में या दूसरे ग्रुप में मूव होते हैं तो उसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक अब आप क्या बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो या जर्नलिस्ट बन गए हो। ओके जी, उसके बाद एक और एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन वर्कर में बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर। के पहले आप एक किसी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है, जस्ट लाइक लेबर, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आप ठेके लेना स्टार्ट हो गए, ठेकेदार आप बन गए, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सोशल मोबिलिटी। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी। लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर। अब बेसिकली वो कहता है कि मोबिलिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो एफिशिएंसी के फैक्टर थे, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ मोबिलिटी के, उसको मूव करने में कौन से फैक्टर जो उनसे वो इफेक्ट करते हैं। वेट डिफरेंस, ज़ाहिर बात है वेज ज़्यादा दी जाएगी आप मूव ऑन करोगे, ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं रुकेगी। लेकिन अगर वेज कम दी जाएगी तो आप मूव नहीं करोगे। इसको जस्ट सिंपल लाइनों में समझाने का मतलब यह है कि आपने जस्ट इसका कंसेप्ट लेना है, ठीक है, इधर से इसको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ वर्कर, पीपल रेफर टू शिफ्ट टू दूस ऑक्यूपेशन एंड जॉब्स वेयर द कंडीशन ऑफ वर्कर आर मोर फेवरेबल, ठीक है, कि आप उस कंडीशन में जॉब करना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पर आपको फेवरेबल समझा जाए, ठीक है, फेवरेबल इन सिंपल वर्ड, जहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी जाए। Ambition, if the laborer has strong urge to make progress and improve his standard of living, he readily shift to the new job where prospect are brighter, ठीक है, कि अगर एक लेबर को उसके अंदर ये एक एम्बिशंस है, ठीक है, या उसको स्ट्रॉन्ग मतलब एक उसकी थिंकिंग है, ठीक है, कि वो मैंने प्रोग्रेस करनी है, मैंने इंप्रूव होना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, तो वो शिफ्ट कर जाएगा एक न्यू जॉब की तरफ, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटी, अगर किसी जगह पे आपको पीस या सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस जगह को मूव ज़रूर करोगे। Means of transport and communication play important role in increasing mobility factor. People do not hesitate to go distant place if they can easily contact their families, ठीक है। लोग बेसिकली उस सिटी को या उस जगह को मतलब प्रेफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट उस जगह के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ लिंक हो, ठीक है, फैमिली से दूर जाके काम ना करना पड़े। एजुकेशनल एजुकेटेड वर्कर्स शो ग्रेटर मोबिलिटी, ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं डेफिनेटली वो ज़्यादा मूव ऑन करते हैं। क्यों, अब आप पाकिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी डिग्री लेके आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाएँ। तो एजुकेटेड पर्सन मतलब उनका जो ध्यान होता है वो ज़्यादा मूवमेंट की तरफ होता है। लेकिन इसमें अगर आप लेबर की बात करें तो आजकल मैट्रिक पास लोग भी काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके पास एक डिग्री है तो वो दूसरे कंट्रीज़ मूव कर जाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेबर इंक्रीज इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड इज़ ईजिली अवेलेबल, ठीक है। तो बेसिकली अगर उनको इन्फॉर्मेशन होती है अपॉर्चुनिटीज़ की दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में, तो भी वो बेसिकली प्रेफर करते हैं मूवमेंट को। सोशल सेटअप कस्टम्स कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशनल्स आल्सो इफेक्ट मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल इन द पास्ट द Indo-Pakistan caste system did not allow the choice of free occupation, ठीक है, son was compelled to follow the occupation of his father, ठीक है। जो सोशल सेटअप है वो भी मतलब आपको मूव ऑन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गांव वगैरह में देख लें जिनकी ज़मीनें हैं, तो जो फादर उनके काम करते हैं, फिर उसके बाद वो ही मतलब जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं ज़मीनों को ही मतलब टेक केयर में लग जाते हैं। तो इस तरह जो फादर का ऑक्यूपेशन होता है वो ही चिल्ड्रन का होता है। Obstacles, the following factors act as obstacles to mobility of labor. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुकावट क्रिएट करते हैं लेबर को मूव ऑन होने में, ठीक है। पहला है लव फॉर रिलेटिव, सम होम सिकनेस एंड सोशल टाइज, कि बेसिकली वो लोग जो घर में बहुत लाडले होते हैं, ठीक है, बॉयज़ की बात हो रही है या फीमेल्स के वाले से भी हो सकती है लेकिन मोस्टली बॉयज़ की है, ठीक है, या फिर वो घर में ही रहते हैं, ठीक है, उन्हें घर से निकलना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए मतलब मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही हो गया। उसके बाद है डिफरेंट क्लाइमेट, अ वर्कर फ्रॉम कोल्डर रीजन में नॉट वांट टू वर्क सम हॉट एरियाज़। अगर एक वर्कर है वो किसी ठंड वाली जगह पे रह रहा है तो वो कभी भी उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पर गर्मी हो, ठीक है, तो उसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंट सोशल कस्टम्स, कुछ लोगों के कस्टम रिवाज इस तरह के होते हैं कि वो उसको मतलब एग्री नहीं करते कि आप लोग मूव ऑन करो, ठीक है, उनके कस्टम्स ही उनको स्टॉप आउट कर देते हैं। लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी इशू आता है, ठीक है, मूव ऑन करने का। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक पर्सन है उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो दूसरे कंट्री में जाके किस तरह सर्वाइव करेगा।
इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, किसी ऐसी जगह पे मूव करना मुश्किल होता है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना हो। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ठीक है, किस तरह आती हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू जॉब और एरिया समटाइम द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी दे देती है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस कंट्री से किसी दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, बैन कर देगी कि आप उस कंट्री जा ही नहीं सकते। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, समटाइम जहालत जो सी है वो भी मूव ऑन करने में थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट करती है, ठीक है। लोगों के पास बेटर चांस नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जॉब की। इनकम्पिटेंस एंड डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू स्किल्स, लोगों के पास डिफ़िकल्टी होती है उन्हें फेस करने में कि बेसिकली उनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। द डिफ़िकल्टी स्पेशली ग्रेटर फॉर पीपल हु आर अबव मिडल एज, ठीक है। स्किल्स हासिल करना, आप बेसिकली जो एक टीन एज होती है उसमें जो स्किल हासिल करते हैं ना वो आपका लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं आप वो स्किल्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी होती है मूव ऑन करने में। लैक ऑफ कैपिटल और लॉन्ग ट्रेनिंग, आपके पास अमाउंट नहीं होती, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते जिससे आप मूव कर सके। वार एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अगर कोई जंग आ जाती है या पॉलिटिकल इशू की वजह से भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि हालात चेंज हो जाते हैं। कास्ट सिस्टम, रेजिड सोशल ग्रुपिंग एंड ट्रीबैट थिंकिंग, ठीक है, कास्ट सिस्टम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें आपका रिलीजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से फिर आपको थोड़े इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह। व्हेन पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, क्रीड, ट्राइब, ओरिजिन, दे हेजिटेट टू मूव टू स्ट्रेंज प्लेसेस और जॉब्स, कि जब लोगों की कास्ट सिस्टम को हम ज़्यादा क्रिटिसिज्म की तरफ ले आते हैं ना तो फिर लोग भी घबराते हैं कि हम किसी दूसरी सिटी जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लेजी पर्सनस क्या करते हैं कि प्रेफर वर्क इन एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड डू नॉट शो मच इंटरेस्ट टू सर्च अ बेटर जॉब, कुछ लेजी पर्सन ऐसे होते हैं जो एक जगह पे अड़ जाते हैं तो बस वो कहते हैं इसी पे सारी ज़िंदगी गुजार देनी है, सही है, तो ये भी एक फैक्टर है। हेल्थ भी डेफिनेटली इफेक्ट करती है, अगर कोई पर्सन है जो किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसका दूसरी जगह मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाई कॉस्ट, सम टाइम लोग दूसरे मतलब सिटीज़ या कंट्रीज़ लिए भी नहीं जाते, क्यों, क्योंकि अब अच्छा यहाँ पर मैंने दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया, लेकिन अब आजकल सिचुएशन इस तरह की चल रही है इस हवाले से, लेकिन यह है कि इसमें आप सिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लेबर की बात करें तो सिटी टू सिटी भी मूव हो सकता है। अगर एक सिटी में आपकी कास्ट कम आ रही है, सरगोदा में आपकी कास्ट कम है, लेकिन आप लाहौर जाके जॉब करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, रहने का और बाकी खाने पीने में। उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ क्लोज रिलेशन टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। ज़ाहिर बात है अगर एक लेबर को वही पिछली बातें सारी रिवाइज हो रही हैं कि उसको प्रमोशंस वगैरह के हवाले से बताया जाए तो उसकी मोबिलिटी में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद है ग्रेटर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हेल्प्स टू प्रोवाइड राइट जॉब्स फॉर द पीपल, ठीक है। अगर आप एक अच्छा ऑक्यूपेशनल मतलब अपना पेशा इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, तो आप फिर उसमें मूव ऑन हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी प्रोवाइड इंड्यूसमेंट एंड इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क हार्डर एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, कि वर्टिकल मोबिलिटी इस तरह होती है जिसमें आप अपनी मतलब वर्क हार्ड कर सकते हैं, ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो स्टेटस वर्टिकल में था या हॉरिजॉन्टल में था, कंफ्यूज हो गया थोड़ा, देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, वर्टिकल में आपको सीनियर पोजीशन पे मूव किया जाता है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली आपके स्किल्स जो से हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है। प्रमोशन हुई है तो आपको डेफिनेटली न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी रिड्यूस चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्कर मूव टू प्लेस वेयर जॉब्स आर अवेलेबल। हॉरिजॉन्टल में आपका स्टेटस और वो सारा कुछ एक ही है, तो आप प्रेफर करेंगे कि शायद मैं मूव ऑन कर जाऊँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा बेटर फैसिलिटी मिल सकती है। जियोग्राफिकल मोबिलिटी जो सी है वो डेवलपमेंट के जितने भी रीजन्स हैं, वेरियस रीजन्स हैं, उनको बैलेंस कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी पिछली बातें रिवाइज हुई हैं, इसको उन्हीं वर्डिंग में आप कर सकते हैं। सोशल मोबिलिटी हेल्प हारमोनियस सोसाइटी, ठीक है। हारमोनियस सोसाइटी ये है कि बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, सोसाइटीज़ में मतलब मोबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज़ होगी, इससे टेंशन रिड्यूस होगी, ठीक है। किस तरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी जा रहे हैं तो आपके घर वाले भी थोड़ा मेंटली रिलैक्स होंगे, ठीक है, जो जिस सोसाइटी में वो जा रहा है या जिस सिटी में वो जा रहा है वहाँ के हालात नॉर्मल है इस हवाले से। ओके जी, उसके बाद है माल्थीजियन पॉपुलेशन थ्योरी है, ठीक है, ये बेसिकली माल्थस ने दी थी और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी थ्योरी है, आई थिंक ये पॉपुलेशन के हवाले से है, हाँ जी, ये एक ऐसी थ्योरी है जो लगता है कि वाकई ही दुनिया में मतलब अप्लाई की गई है, ठीक है, ये अप्लाई होती है। तो माल्थीजियन पॉपुलेशन थ्योरी को हम देखते हैं कि क्या है।
पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री हैव क्लोज लिंक। पॉपुलेशन का और इकोनॉमिक कंडीशन मतलब माशी जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, इनका आपस में बहुत गहरा लिंक है। Population is a human basis of economic science. It is people and it is the people and their wants which give economic meaning to material things. It is people who provide supply of labor to produce goods and services, and again it is the people who provide demand for goods as consumers. कि basically ह्यूमन या फिर पॉपुलेशंस वो होते हैं जो बेसिकली हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोग प्रोवाइड करते हैं कि लोग काम करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों, लेकिन दूसरी साइड पे वो डिमांड भी जनरेट करते हैं। अब एक घर का एक फैमिली मेम्बर जो है वो काम करने जा रहा है, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको मंथली वहाँ से इनकम मिल रही है, वो इनकम जब घर आती है तो वो ही इनकम से आप फिर वो चीज़ें परचेज़ करने चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वो कह रहा है कि एक साइड पे वो सप्लाई भी कर रहा है लेकिन दूसरी साइड पे वो डिमांड का रोल भी दे रहा है। During past centuries, many people have discussed the link between population and economic condition, but it was Thomas Robert Malthus who first of all made a scientific study of the problem. तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो था उसने पहली स्टडी की थी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक सिचुएशन पे। हिज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन गोट वाइड पॉपुलैरिटी, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, ठीक है, और आज भी लोग इसको जानते हैं। माल्थस studied the condition around him and the problem arising due to rapid increase in population. माल्थस ने ये स्टडी किया है कि बेसिकली जो पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होती है। इंग्लैंड के अंदर उसने बेसिकली ये स्टडी की थी एंड पुट फॉरवर्ड थ्योरी 1798, और 1798 में उसने ये थ्योरी दी थी। ही केम टू द कंक्लूजन दैट बाय नेचर द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ फास्टर दैन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन। कि नेचुरली खुदा की तरफ से या कुदरती तौर पर ये एक चीज़ है कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी फूड प्रोडक्शन है, जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। इन हिज ओन वर्ड्स, बाय नेचर ह्यूमन फूड इंक्रीजेज इन अ स्लो अर्थमेटिक रेशो वाइल मैन हिमसेल्फ इंक्रीज इन अ क्विक ज्योमेट्रिकल रेशो, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वो कहते हैं कि जो फूड है वो इंक्रीज़ हो रही है अर्थमेटिक रेशो के थ्रू, और जो मैन है मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ज्योमेट्रिक रेशो के थ्रू बढ़ रही है। अब ये अर्थमेटिक रेशो ज्योमेट्रिक रेशो क्या है ये आगे जाके वो क्लियर करेगा। Malthus theory suggests that if no efforts are made to control to increase population, the mankind will be catch in trouble. माल्थस की थ्योरी ये कहती है, ये सजेस्ट करती है कि अगर हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल ना किया तो क्या होगा कि जो इंसानियत है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी फ्यूचर में। स्टैटिस्टिकल फैक्ट अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड, दो मेन फीचर मतलब फैक्ट उन्होंने बताए हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर दैन फूड प्रोडक्शन, वही बात होगी कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जबकि फूड प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, ठीक है। पॉपुलेशन जो सी है इट इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल रेशो से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, कि डबल होती जा रही है। पहले फॉर एग्जांपल दुनिया में एक बंदा आया, फिर उससे 2 आए, फिर 2 से आगे 4 आए, 4 से आगे 8 आए, 8 से 16, फिर 32, ठीक है, इसी तरह ऑनवर्ड बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी फूड है ना वो इस तरह नहीं बढ़ती। वो अगर आज एक दाना प्रोड्यूस हुआ है, कल 2 होंगे, परसों 3 होंगे, उससे आगे फिर 4 होंगे, 5 होंगे, इस तरह चलेंगे, ठीक हो गया। तो पॉपुलेशन जो सी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स कि वो डबल तौर पे बढ़ रही है। जो फूड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। अनकंट्रोल पॉपुलेशन नॉर्मली डबल इन 25 ईयर्स, कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको 25 साल कंट्रोल नहीं ना करते और कहते हैं ठीक है पॉपुलेशन बढ़ती जाए, तो 25 साल के अंदर अंदर वो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अगर आज मतलब पाकिस्तान में 23 करोड़ आबादी है ना, ठीक है, और 25 साल हम इसको कंट्रोल नहीं करते, कहते हैं ठीक है जाने दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगले आने वाले 25 सालों के अंदर वो तकरीबन 26 करोड़ आबादी हो जाएगी, ठीक है, 25 साल में वो डबल हो जाएगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे चाइना वाले कहते हैं ना कि बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है, उन्होंने पॉलिसी प्रॉपर अडॉप्ट की थी, ठीक है, तभी तो कहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं कि अगर आपकी इससे ज़्यादा मतलब चिल्ड्रन हुए, ठीक है, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। सम कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वो कहते हैं पॉपुलेशन बढ़े, तो वो कहते हैं कि अगर आपके 4 से ज़्यादा बच्चे हुए तो हम आपको इतने अमाउंट देंगे, ठीक है, मतलब वो एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की होती है। तो ये इस तरह करके बेसिकली है। थर्ड है फूड प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।
इवन इफ़ मोर लेबर एंड कैपिटल आर यूज लैंड कैन प्रोड्यूस लेस एडिशनल आउटपुट। वो कहता है कि जो फूड प्रोडक्शन है ना वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के तौर पे काम कर रही है, पहले बढ़ेगी फिर मैक्सिमम होगी फिर डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड है, उस लैंड पे हमने 25 साल एक चीज़ प्रोड्यूस की है, अब कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा ना कि लैंड भी जवाब दे जाएगी, वो कहेगी कि अब इस लैंड पे तो और कम से कम प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ पोजीशन व्हेन enough food is available for everywhere after some time, say 50 years, food supply will definitely fall short of the requirement of rising number of people when population outstrip food supply, starvation is the result। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो फूड है वो इनफ है, ठीक है, सारे लोगों के लिए पूरी हो रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 50 साल गुजरते हैं उसके बाद पॉपुलेशन तो डबल हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो फूड है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड तो दिन ब दिन कम होती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज दिन ब दिन डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब वेस्ट नहीं आप उसे कहेंगे कि उनकी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, वो उस कैपेसिटी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हाउ टू बैलेंस पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, किस तरह आप पॉपुलेशन को और फूड सप्लाई को बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सिंस फूड सप्लाई डज नॉट इंक्रीज एज फास्ट पॉपुलेशन, कि फूड को हम इस तरह से इंक्रीज़ नहीं कर सकते जिस तरह पॉपुलेशन मतलब हमारी इंक्रीज़ हो रही है। सम स्टेप्स आर नीडेड टू कीप बैलेंस, कुछ स्टेप्स हैं जिनसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रिवेंटिव चेक्स आर दूज चेक्स विच आर अप्लाइड बाय मैन, दैट इज़ लेट मैरिज, लेस चिल्ड्रन पर मैरिज थ्रो रिस्ट्रेन एंड वाइडर यूज ऑफ कॉन्ट्रेसेप्टिव्स, ठीक है। ये असल में ना थोड़ी ब्लर है, इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, अदरवाइज़ आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर आएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड है। ओके, वो कहते हैं कि बेसिकली ये कुछ चेक सप्लाई होते हैं मैन पर, ठीक है, ताकि उनकी लेट मैरिजेस की जाए ताकि लेस चिल्ड्रन हो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप अर्ली मैरिजेस करते हैं उसमें आपकी जो चिल्ड्रन की तादाद है वो ज़्यादा होती है, सही होगा। लेकिन जो लेट मैरिजेस हैं इसका हल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ये भी है कि आप लेट मैरिजेस करें तो उससे आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद है पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स आर अप्लाइड बाय नेचर, पॉजिटिव चेक जो उनसे हैं वो भी नेचर की तरफ से मतलब अप्लाई किए जाते हैं। किस तरह? इफ़ मैन डज नॉट अप्लाई प्रिवेंटिव चेक्स देन वॉर, फ्लड्स, डिजीज एंड etc टेक प्लेस एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन टू ब्रिंग इट इन बैलेंस विद द फूड सप्लाई। अच्छा, पहला जो प्रिवेंटिव चेक्स थे ना वो बेसिकली था कि आप अप्लाई करें, ठीक है, मतलब सोसाइटी इस चीज़ को अप्लाई करे, लेकिन जो पॉजिटिव चेक्स हैं वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से अप्लाई होते हैं। वो किस तरह कि या तो 10 सालों के बाद कोई ऐसी जंग आ जाएगी जिससे पॉपुलेशन के लोग मतलब मर जाएंगे, पॉपुलेशन और फूड बैलेंस हो जाएगी, या फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जैसे कोविड-19 आया है, ठीक है, कोविड-19 टाइप मतलब कोई बीमारी आएगी जिससे लोग मतलब पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा की डेथ हो जाएगी, फूड और पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी। सैलाब आ जाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह वो कहता है कि पॉपुलेशन जो सी है वो नेचुरली तौर पर फिर फूड सप्लाई के साथ बैलेंस होती है। माल्थस एडवाइजेस दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेचर टू रिड्यूस पॉपुलेशन to match available supply of food, it is better than human race itself make effort to control its number। माल्थस ने अब इतनी मज़े की ये बात की है कि बजाय इस चीज़ का आप इंतज़ार करें कि नेचर की तरफ से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मतलब एक्शन लिया जाए, आप कोशिश करें कि उसको अपनी एफ़र्ट्स के थ्रू ही कंट्रोल कर लें, ठीक है। वरना वो कहता है कि हिस्ट्री उठा के आप देख लें कि हर 10-20 सालों के बाद कोई ना कोई ऐसा मतलब डिजीज़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, वार हो जाती है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि नेचर कोई एक्शन ले उससे पहले आप इटसेल्फ कंट्रोल कर लें। कमेंट, सम ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड अगेंस्ट माल्थस व्यू, लेकिन अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अब हर चीज़ माल्थस ठीक तो नहीं ना कहता, उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री shows that population of Europe and America did not rise as sharply as predicted. Birth rate has fallen low and the living stature of the people of Western countries has gone much higher than envisaged by Malthus। यार ये ना असल में वर्डिंग की इसलिए मिस्टेक आ जाती है क्योंकि एक तो रिदम से बंदा पढ़ होता है, ठीक है, स्पीड से, और सेकेंडली ये है कि ये ब्लर होता है। तो खैर आपके पास बुक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब बाकी छोड़ो, ये माल्थस के बजाय मुल्तान मेरे माइंड में कैसे आया है, खैर जो भी है। अच्छा, ऑब्जेक्शन सबसे पहले ये आया कि वो कहते हैं कि अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए ना यूरोप का, अमेरिका का, ठीक है,
तो वो कहता है कि वहाँ पर जिस तरह प्रिडिक्ट किया गया था इस तरह से सिचुएशन इंक्रीज़ नहीं हुई, ठीक है। वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और ये वो कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैज़ गॉन मच हायर देन इन्वेस्ट बाय माल्थस, ठीक है। तो वो कहता है कि जो माल्थस ने इन्वेस्टिगेशन की थी या ठीक है जो भी चीज़ उसने रीड आउट की थी उस हवाले से देखा जाए तो वो बिल्कुल उल्ट हुआ है यूरोप और अमेरिका में, ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है द ऑब्जेक्शन इज इनवैलिड, द डीपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली प्रोवाइड्स माल्थस व्यू द बर्थ रेट हैज़ फॉलन बिकॉज पीपल ऑफ दीज कंट्रीज एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस एंड अप्लाइड प्रिवेंटिव चेक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब वो कहते हैं एक बंदा है उसने क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि ये क्रिटिसिज्म ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर डीपर स्टडी किया जाए तो जो यूरोप या अमेरिका है वहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए कंट्रोल हुई है क्योंकि उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स अपनाए थे, ठीक है। जहाँ पर आपको लेट मैरिजेस के बारे में बताया गया है कि लेट मैरिजेस से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इनएक्यूरेट मैथमेटिकल फार्मूला पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई डू नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फार्मूला सजेस्ट बाय माल्थस। Our last 2 centuries food supply has not increased as a systematic way or in arithmetic progression। बेसिकली वो कहता है कि माल्थस ने जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया है ना कि आप किस तरह मतलब फूड जोन सी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और मतलब मैथमेटिकल फार्मूला उसने यही दिया है ना कि फूड जोन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 से इंक्रीज़ हो रही है। तो वो कहता है लास्ट 2 सेंचुरीज़ में देखा जाए तो उस हिसाब से फूड इंक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको बढ़ाया गया है। उसके बाद है पेसिमिस्टिक, अब ये जो भी वर्ड है देख लीजिएगा। माल्थीजियन थ्योरी गिव्स अ पेसिमिस्टिक व्यू, अच्छा व्यू है, ऑफ द future of mankind, but God has granted man abundance of natural resources and intelligence. Now new technology enable humankind to avoid the fate predicted by Malthus, ठीक है। अब माल्थस थ्योरी ने कहा था कि फ्यूचर में क्या होगा कि इंसानियत को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फूड जोन सी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो कहता है कि टाइम के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी तो आ रही है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली वो कह रहा है कि इस चीज़ को मतलब कम किया जा सकता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ भी जाए तो फूड प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने दिया कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस आर नॉट वैलिड, मैनी कंट्रीज़ लाइक इसराइल एंड सऊदी अरेबिया हैज़ कन्वर्टेड डेजर्ट टू कल्टिवेट लैंड, ठीक है। अब वो कहता है लेकिन ये जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं ठीक नहीं है, माल्थस की तरफ से कर लें या वैसे कर लें, ठीक है। कि अब जैसे सऊदी अरेबिया या इसराइल हो गए वहाँ पर डेजर्ट पर भी कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड स्कोप, माल्थस कंपेयर्ड ओनली फूड प्रोडक्शन विद पॉपुलेशन एंड इग्नोर अदर रिसोर्स अवेलेबल इन अ कंट्री। मैनी कंट्री प्रोड्यूस इनएफिशिएंट फूड बट दे इंपोर्ट फूड स्टफ बाय एक्सपोर्टिंग अदर गुड्स, ठीक है। कि वो कहता है माल्थस ने सिर्फ फूड और पॉपुलेशन दो चीज़ों को लेके स्टडी की है, अदरवाइज़ ये है कि मतलब उसने बाकी जितने भी फैक्टर हैं उसको इग्नोर किया है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में अब मतलब इनएफिशिएंट फूड है, वहाँ पर फूड तो कम है लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ उसके पास ज़्यादा है उस कंट्री के पास कि वो दूसरों को वो एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से फूड इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट रिलेशन इज़ नॉट बिटवीन सप्लाई फूड एंड पॉपुलेशन बट बिटवीन पॉपुलेशन एंड टोटल वेल्थ ऑफ अ कंट्री। तो वो कहता है कि टोटल वेल्थ ऑफ अ कंट्री जो सी है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ उसने ये लिख दिया इनफैक्ट माल्थस डिड नॉट मीन टू अप्लाई द थ्योरी टू अ सिंगल कंट्री बट टू अ मैनकाइंड एज अ होल। और माल्थस ने ये थ्योरी किसी एक स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं दी बल्कि पूरी दुनिया को उसने कवर किया है। एम्पिरिकल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द थ्योरी, डेमोग्राफिक शोज दैट पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम एंड पीपल बिकम accustomed to high living standard they do not desire large family, ठीक है। वो कहता है कि माल्थस ने जो एविडेंस दिया था ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी और फूड कम होगी तो डेमोग्राफिकल एरिया के मुताबिक देखा जाए तो वो पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आजकल की जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनको देख लिया जाए तो उनकी इनकम रिसोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उनको ये भी पता है कि आज के दौर में ज़्यादा चिल्ड्रन की परवरिश करना मुश्किल है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मतलब जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी फैमिली लार्ज हो। हमेशा आप देखते हैं कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ही किसकी एग्जांपल ली जाए यहाँ पर जैसे ये लोग टेंट लगा के बाहर मतलब किसी भी ग्राउंड में या जिसको आप पंजाबी में वो झुग्गियों वाला बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उनको देख लीजिए तो उनकी पॉपुलेशन उनको हालांकि कोई उनको मसला नहीं होता, वो इवन कि उनकी सोच यहाँ पे भी नहीं जाती कि मतलब इनकी परवरिश कैसे होगी, ठीक है। तो आप देखें तो उनके 10-10 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ें फिर नोट डाउन करनी पड़ती हैं।
Evaluation. Malthus theory for the first time made the world conscious that population should be planned. ठीक है, अब माल्थस की ये थ्योरी है जिसने पहली दफ़ा इंसानों के दिमाग में ये चीज़ डाली है कि पॉपुलेशन प्लान्ड होती है। हालांकि हमारा बिलीव ये है कि जिसने दुनिया में आना है उसने आना ही आना है, सही है, लेकिन माल्थस ये कहता है कि पॉपुलेशन प्लान्ड होती है। या आप पे डिपेंड करती है कि आप किसी को दुनिया में लाना चाह रहे हैं या नहीं। हिज बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट अंडर normal circumstances rate of increase of population is more than the rate of increase of food supply cannot be denied. वो कहते हैं कि इस बात को वाकई मतलब डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और फूड कम बढ़ रही है। नाउ इन एवरी कंट्री पीपल एंड गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन बर्थ रेट। हर कंट्री में अब मोस्टली गवर्नमेंट कहती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। दिस इज एसेंशियल बिकॉज द डेथ रेट हैज़ ऑलरेडी फॉलन लो, सो अनलेस बर्थ रेट कम्स डाउन ट्रबल इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है, वो कहता है लेकिन ये भी डेथ रेट को भी तो हमने माइंड में रखना है। ठीक है, डेथ रेट भी फॉलन लो हो रही है, ठीक है, और बर्थ रेट जो सी है वो भी डाउन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह वो सारी डिस्कशन कर रहा है। माल्थीजियन थ्योरी कंटेन्स अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट। माल्थीजियन थ्योरी जो सी है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा सच रखती है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट इट अर्लियर ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ व्हाट माल्थस स्ट्रेस्ड और आर ड्यू टू नैरो इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल बाय सम स्कॉलर्स हु डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स अबाउट बर्थ एंड डेथ रेट। तो वो कहता है कि स्टार्ट में थोड़ा इग्नोरेंस की वजह से मतलब माल्थस की थ्योरी पे थोड़ा स्ट्रेस आउट हुआ, ठीक है, लेकिन यह है कि हर बंदा अपने रिलीजन के मुताबिक उसको फिर उसकी इवैल्यूएशन कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ माल्थस थ्योरी इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि माल्थस की जो थ्योरी है वो पाकिस्तान में अप्लाई हो रही है या नहीं। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया वैसे ही, खैर चल देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माल्थस थ्योरी इन पाकिस्तान के पाकिस्तान के क्या हालात चाह रहे हैं, यहाँ पर माल्थस थ्योरी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ओके जी। पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन इज़ 192 मिलियन। इट इज़ अबाउट 6 टाइम द पॉपुलेशन इन 1947 एंड इट हैज़ डबल ड्यूरिंग पास्ट 30 ईयर्स। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 192 मिलियन है, 6 टाइम पॉपुलेशन डबल हुई है। ठीक है, 1947 से अब तक देखा जाए तो 6% ज़्यादा है इस टाइम का, नहीं है 6 दफ़ा वो डबल हुई है, लेकिन लास्ट 30 ईयर्स में देखें तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा होगी या डबल होगी है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज़ 2% विच इज़ हायर कम्पेयर टू वर्ल्ड एवरेज। हर साल बेसिकली 2% इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ी एवरेज है। इन 1960 पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज 1/2 दैट ऑफ जापान। ठीक है, जापान से 1/2 पार्ट था पाकिस्तान का। ठीक है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 1/2% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी ना वो जापान की निस्बत थी। ठीक है, अब इसको मतलब मैथमेटिकल हिसाब से किया जाए 192, खैर इसको एक फिर देखते हैं। नाउ वी आर मच अहेड ऑफ इट। ठीक है, अब उसकी निस्बत पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान फॉल्स अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया के पुअरेस्ट कंट्रीज़ में शामिल है। ठीक है, अभी हम डेवलप नहीं हुए। बर्थ रेट इज़ हाई वाइल डेथ रेट हैज़ फॉलन लो। जिसकी बर्थ रेट तो दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन जो डेथ रेट है वो लो है। ठीक है, लेकिन बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग फास्ट। हेल्थ ऑफ आवर पीपल इज़ पुअर। हमारे जो लोगों की हेल्थ है वो भी डेफिनेटली पुअर है। ठीक है, क्यों पुअर है? क्योंकि डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है। ठीक है, फ्लड्स आ जाते हैं उसकी वजह से। शॉर्टेज ऑफ हाउसेस। ठीक है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी हमारे वही मतलब वाटर का इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है, सही हो गया। उसके अलावा हाउसेज़ की शॉर्टेज चल रही है। उसके बाद लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ ओनली 58%। पढ़े लिखे लोगों की तादाद सिर्फ 58% है पाकिस्तान में। 1/3 ऑफ आवर चिल्ड्रन आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल। वो स्कूल इवन के 1/3 चिल्ड्रन इतने हैं कि जो स्कूल ही नहीं जाते। ठीक है, आवर पॉपुलेशन okay widespread unemployment and unemployment indicate sign of our population working population is only 33%। कि बेसिकली पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। जब रोज़गार नहीं मिलता तो डेफिनेटली ये एक साइन है आवर पॉपुलेशन का। ठीक है, जब लोग काम पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली फिर पॉपुलेशन उससे बढ़ सकती है। ठीक हो गया, और वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 33% है। आप सोचें कि लिटरेसी रेट 58% है, जिसमें से मतलब वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 33% है, कि सिर्फ 33% लोग काम कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन सीरियस शॉर्टेज अपेयर इन द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सच एज व्हीट, शुगर, फ्यूल एंड सीमेंट। टाइम एंड अगेन सीरियस शॉर्टेज। ठीक है, एक तो टाइम तो है ही है ना, लेकिन वही बात है कि जो हमारी सप्लीमेंट या एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, व्हीट, शुगर,
ठीक हो गया, सीमेंट, फ्यूल, ये अब नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं, तो इनकी ही शॉर्टेज होती है हमारे पास। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा आई है, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वही बात है, शोज़ डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड सप्लाई, सप्लाई उनकी इतनी नहीं है। देर इज़ ऑल राउंड डिटोरिएट इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, डिटोरिएट हो रहा है। लाहौर अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में मेरे ख्याल में आजकल में हमेशा वो फर्स्ट पे ही रहता है, लेकिन सम टाइम कभी ऐसा हो जाता है वो सेकंड नंबर पे आ जाए मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में, ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। एयर एंड वाटर आर पोल्यूटेड, वाटर शॉर्टेज इज बिकमिंग अ परमानेंट प्रॉब्लम, ट्रीज हैव बीन cut from hills and natural forest, wildlife and natural beauty is disappearing, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के बेसिकली अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। कुदरती निज़ाम जो चल रहा है और जो एक मैन है उसके दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान अवर पास्ट हाफ सेंचुरी हैज़ मेड लॉट ऑफ डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में कुछ डेवलपमेंट की है। खैर वो डेवलपमेंट नज़र तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप कर लें। यार लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली ये बात ठीक है कि इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, लोगों को समझ आ गई है कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं। पॉवर्टी मार्जली एंड फूड एफिशिएंसी कैन बी सीन ऑल अराउंड, पॉवर्टी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फूड डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देयर इज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ट्रस्ट, ये तो हमारे 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। अब इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना मुश्किल नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, एक बैलेंस के थ्रू वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। माल्थीजियन थ्योरी इज़ क्वाइट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान सिचुएशन, और पाकिस्तान में ये माल्थीजियन थ्योरी अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो रिसोर्सेज सारे डिप्लीट हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, मेरा ख्याल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है फ़िलहाल। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।